हाय फ्रेंड्स, आज हम विधि या कानून का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक को अंग्रेजी में कहते हैं द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। बात करें इसके सबसे पहले पृष्ठभूमि और उद्देश्य की। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो हमारी जनसांख्यिकीय आवश्यकता है। ये हमारा अधिनियम क्या है, जनसांख्यिकीय आवश्यकता कैसे कि क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का हिस्सा कितना है, 8.6% है। कितना? 8.6% हमारे 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का हिस्सा है। इसके जिसके 2050 तक बढ़ते बढ़ते कितना 21% होने का अनुमान है। कितना? 2050 तक 21% होने का अनुमान है। बात करें लागू होने की तिथि की, तो यह अधिनियम हमारे भारत सरकार के द्वारा 29 सितंबर 2007 को लागू किया गया था। कब? 29 सितंबर 2007 को यह अधिनियम लागू किया गया था। बात करें संरचना की, तो ये कानून हमारे 6 अध्याय और 12 धाराओं में विभाजित है। कितने? 6 अध्याय और 32 धाराओं में ये विभाजित, आप इसे याद रखेंगे। अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता को, किसको? वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता को उनके भरण पोषण की गारंटी देना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही साथ उनके कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करें इसके अंतर्गत आने वाली कुछ परिभाषाओं की, बात करेंगे डेफिनेशंस की बात करें तो इसके अंदर एक शब्द आता है बच्चे। बच्चे की बात करें तो इसमें नाबालिगों को छोड़ के सभी शामिल है। इसमें क्या हमारे नाबालिगों को छोड़ के सभी शामिल है, जैसे बेटा बेटी, नाती नातिन, पोते पोती, सौतेले बच्चे, गोद लिए हुए बच्चे, बहू दामाद, नाबा जो नाबालिग बच्चों के विधिक अभिभावक है, लीगल गार्जियंस है, इनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, इसमें किन किन को शामिल किया गया है? बच्चे। अब बच्चों में हमारा बेटा बेटी होगा, नाती नातिन होंगे, पोते पोते होंगे, सौतेले बच्चे, हमारे गोद लिए हुए बच्चे, बहू दामाद और नाबालिग बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ नाबालिग बच्चों के जो विधिक अभिभावक होते हैं, लीगल गार्जियन, उनको भी शामिल किया जाएगा। फिर बात करें इसके अंतर्गत संबंधी या रिश्तेदार की बात करें, रिलेटिव्स की, वो क्या होंगे? जो वरिष्ठ नागरिक जिनके संतान नहीं है, तो संतानहीन वरिष्ठ नागरिक हो गए वे कानूनी वारिस जिनकी संपत्ति पर जिनका उनकी संपत्ति पर कब्जा है या फिर जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद वो संपत्ति मिलेगी, वो सब हमारे रिश्तेदार या संबंधी माने जाएंगे, उनके रिलेटिव्स माने जाएंगे। नाबालिग संपत्ति का प्रतिनिधित्व उसका लीगल गार्जियन करेगा। यदि वो संपत्ति किसको मिलने वाली है? किसी नाबालिग बच्चे को मिलने वाली है, तो उसका जो हमारे लीगल गार्जियन होगा वो उस संबंधी मतलब रिलेशंस का प्रतिनिधित्व करेगा। फिर माता पिता की बात करें तो माता पिता कौन होंगे? माता पिता हमारे जैविक भी हो सकते हैं, एडॉप्टेड भी हो सकते हैं। सौतेले माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी, ये हमारे माता पिता की कैटेगरी में आएंगे। सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी, सौतेले माता पिता, गोद लिए हुए या फिर जैविक माता पिता, ये भी हमारे शामिल होंगे। वरिष्ठ नागरिक या सीनियर सिटीजन किससे कहेंगे? तो कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो, हमारी वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी में आएगा। तो माता पिता के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, बाकी वरिष्ठ नागरिक के लिए 60 साल की सीमा है। संपत्ति की बात करें, संपत्ति क्या होगी? किसी भी प्रकार की संपत्ति, वो जंगम भी हो सकती है, स्थावर भी हो सकती है। मतलब मूवेबल भी हो सकते हैं, स्थावर मतलब इमूवेबल भी हो सकती है। पैतृक भी हो सकती है, स्व अर्जित भी हो सकते हैं, मतलब एंसेस्ट्रल भी हो सकती है, खुद के द्वारा अर्जित भी हो सकती है। मूर्त भी हो सकती है, अमूर्त भी हो सकती है। तो ये हमारी संपत्ति की परिभाषा है। भरण पोषण या मेंटेनेंस की बात करें तो सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए, किसके लिए? सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक जो सुविधा होती है, जैसे भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा सहायता, इलाज, ये सभी हमारे के भरण पोषण या मेंटेनेंस के अंदर गिने जाएंगे। तो वेलफेयर की बात करें, कल्याण की, तो वरिष्ठ नागरिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या? वरिष्ठ नागरिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक अन्य जरूरी जो सुविधाएं होती है वो कल्याण या वेलफेयर के अंदर आएंगी। तो इसके एक्ट के अंतर्गत हमने जो जो परिभाषाएं थी उनके बारे में देख लिया, महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। अब बात करें भरण पोषण आदेश और ट्रिब्यूनल के बारे में बातचीत करें, तो इसमें आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है उसकी बात करें। किसकी? आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा उसकी बात करें। तो प्रत्येक राज्य के द्वारा इसके लिए एक भरण पोषण अधिकरण मतलब मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा? प्रत्येक राज्य के द्वारा। हर राज्य के अंदर हमारे भरण पोषण ट्रिब्यूनल या मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का गठन होगा। माता पिता या वरिष्ठ नागरिक खुद या फिर किसी प्रतिनिधि या एनजीओ के माध्यम से ये हमारा मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल है, वहां जाके आवेदन कर सकते हैं। और ट्रिब्यूनल क्या है? या फिर अपने आप स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। तो दोनों ही परिस्थितियां हैं, माता पिता है या वरिष्ठ नागरिक खुद भी जा सकते हैं, एनजीओ के माध्यम से भी जा सकते हैं या कोई प्रतिनिधि भी जा सकता है। और यदि ट्रिब्यूनल खुद को लगे कि उन्हें स्वतः संज्ञान मतलब सुओ मोटो निर्णय लेना है, वो खुद भी हमारे ये आवेदन कर सकता है। निर्णय की अवधि की बात करते हैं, ट्रिब्यूनल दोनों पक्षों को सुनेगा, मतलब वरिष्ठ नागरिक और उनके बच्चे, दोनों पक्षों को सुनेगा। दोनों पक्षों को सुन के सामान्यतः
30 दिन में अपना डिसीजन दे देगा। कितने? 30 दिन में अपना डिसीजन दे देगा। यदि बच्चे या रिश्तेदार सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं, दूसरी पार्टी उपस्थित नहीं होती है, तो हमारा ट्रिब्यूनल एक तरफा निर्णय भी दे सकता है। एक तरफा मतलब माता पिता या फिर जो वरिष्ठ नागरिक है इनकी सुनवाई सुन के ही निर्णय दे सकता है। सुनवाई सुनने के बाद निर्णय की बात करें तो इसमें हमारे भरण पोषण की राशि का निर्णय दिया जाता है। तो भरण पोषण की राशि की बात करें तो ट्रिब्यूनल क्या है, माता पिता के जीवन स्तर और बच्चों की आय दोनों को देखता है। किसको? माता पिता का जीवन स्तर कैसा है और बच्चों की आय कैसी है, इन दोनों को ध्यान में रख के ही राशि तय करता है। 2019 के अंदर इसमें संशोधन किया गया था। भरण पोषण की अधिकतम राशि को हटा दिया गया है। पहले क्या 10,000 रुपए हर महीने हुआ करती थी। कितने? 10,000 रुपए हर महीने हुआ करती थी पहले 2019 से पहले। लेकिन 2019 के अंदर ये 10,000 वाली जो शर्त थी इसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो माता पिता है उनका जीवन स्तर अलग हो या बच्चों की आय बहुत ज्यादा हो, तो वह उसको ध्यान में रख के ही तय किया जाएगा कि कितना पैसा देंगे। आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर भीतर जब हमारा ट्रिब्यूनल कोई आदेश दे देगा तो उस आदेश को जारी होने के 15 दिनों के भीतर, पहले ये 30 दिन हुआ करती थी, जो राशि जो तय की गई है वो माता पिता या फिर वरिष्ठ नागरिकों को चुकानी होगी। यदि उसमें देर किया जाएगा तो ब्याज देना होगा, विलंब होने पे ब्याज भी देना पड़ेगा। और यदि देरी की बात तो दूर की बात है, यदि भुगतान किया ही नहीं गया, यदि भुगतान नहीं किया जाता तो ट्रिब्यूनल जुर्माने के रूप में, तो ट्रिब्यूनल क्या जुर्माने के रूप में वसूली कर सकता है या फिर 1 माह तक के कारावास की सजा दे सकता है। क्या? 1 माह तक के कारावास की सजा भी दे सकता है। कौन? ट्रिब्यूनल। संतान या रिश्तेदारों की मृत्यु होने पे क्या? संतान या रिश्तेदारों की मृत्यु हो जाए तो होने पर भरण पोषण का भार संपत्ति के अगले उत्तराधिकारी पर चला जाएगा। ये भी आपको पता होगा कि यदि ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था कि फला फला बंदे ए व्यक्ति को क्या है हमारे भरण पोषण देना है। क्यों? क्योंकि ए को ही क्या है उनकी संपत्ति का हिस्सा मिलना था। तो ये जब हो जाए और एक की यदि मृत्यु हो जाती है, क्या होती है? एक की यदि मृत्यु हो जाए तब क्या होगा? एक की मृत्यु होने पर ये सारा जिम्मेदारी किसको मिल जाती है? अगले उत्तराधिकारी को, जिसके पास वो संपत्ति जानी थी, मतलब बी के पास अपने आप ही चली जाएगा। आप इसे याद रखेंगे। अब बात करेंगे जो हमारा भरण पोषण अधिकारी मेंटेनेंस ऑफिसर है इसकी बात करें तो राज्य सरकार प्रत्येक जिले में, आप इसे याद रखेंगे, भरण पोषण ट्रिब्यूनल तो हमारे क्या है, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल तो राज्य में होगा और भरण पोषण अधिकारी प्रत्येक जिले में होगा। तो प्रत्येक जिले में जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी या उससे ऊपर के रैंक का हमारे एक भरण पोषण अधिकारी नियुक्त करना होगा। किसको? राज्य सरकार। तो हमारे किस रैंक का होना चाहिए? जिला समाज कल्याण अधिकारी या उससे ऊपर के रैंक का जो आरएस अधिकारी होता है उसे हमारे भरण पोषण अधिकारी नियुक्त किया जाता है। बात क्या है? तो मेंटेनेंस ऑफिसर क्या कार्य करता है? ये हमारे वरिष्ठ नागरिकों का ट्रिब्यूनल में प्रतिनिधित्व करता है। किसका? वरिष्ठ नागरिकों का हमारे ट्रिब्यूनल में क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। फिर भरण पोषण राशि के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना, क्या भरण पोषण राशि के जो आदेश है उनका अनुपालन भी सुनिश्चित करता है। जनसंपर्क अधिकारी के तौर पे भी कार्य करता है, मतलब दुनिया को बताने का काम भी करता है कि भैया इस तरह का कोई अधिनियम है और ये ऐसे ऐसे इसमें कार्य कर सकते हैं। फिर संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द कर सकता है कि यदि वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण की शर्त पर अपनी संपत्ति रिश्तेदारों को नाम कर देता है। जो हमारे रिश्ते कोई वरिष्ठ नागरिक है भरण पोषण की शर्त पे हमारी अपनी संपत्ति रिश्तेदारों के नाम कर देता है और वह रिश्तेदार बाद में देखभाल करना बंद कर देता है, तो अधिकारी की अनुशंसा पे ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? वो जैसे संपत्ति हस्तांतरण हुआ था, रजिस्ट्री या विल, उसको रद्द कर सकता है। तो ये हमारे भरण पोषण अधिकारी की कार्य है। अब अपील की बात करें, किसकी अपील की बात करें? जिसे अपीलेट ट्रिब्यूनल कहते हैं। राज्य सरकार के द्वारा एक अपीलीय ट्रिब्यूनल भी स्थापित किया जाएगा। क्या? अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? जिला मजिस्ट्रेट या डीएम स्तर का अधिकारी होगा। जिसका कौन होगा? हमारे प्रमुख जिला मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी होगा। ट्रिब्यूनल के खिलाफ जो फैसला किया है, ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ माता पिता, वरिष्ठ नागरिक या बच्चे संबंधित हमारे अपीली ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर सकते हैं। इस हजार अपराध की बात करें, यदि माँ बाप को त्याग दिया गया, अबेंडन कर दिया गया, तब माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को बेसहारा छोड़ देने पर 3 से 6 महीने की जेल या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। संशोधन से पहले ये क्या था? 2019 के संशोधन से पहले 3 महीने की जेल और 5,000 का जुर्माना था। 10,000 का जुर्माना और 3 से 6 महीने की जेल हो सकती है। बात करें माता पिता का उत्पीड़न किया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है, तो वरिष्ठ नागरिक का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न करने पर भी सजा दी जाएगी। अब वो भी हमारे 3 से 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना, इन चीजों का प्रावधान किया गया है। अब बात करेंगे ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम क्या करता है? वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण करता है। बात करें राज्य सरकार की कौन कौन सी जिम्मेदारी है, तो इसके अंदर कुछ वृद्धाश्रम खोले जाएंगे, ओल्ड एज होम खोले जाएंगे। तो राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम स्थापित करना होगा, जिसकी क्षमता कितनी होगी? 150 व्यक्ति होनी चाहिए हर जिले के अंदर। और ये वृद्धाश्रम क्या करेगा? बेसहारा और आय विहीन जो बुजुर्ग है
जिनके पास आय के साधन नहीं है और जिनके बच्चे भी नहीं है, तो बेसहारा आय विहीन जो बुजुर्ग है उनके लिए बनाया जाएगा। केंद्र सरकार इसके लिए न्यूनतम मानक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल के स्टैंडर्ड तय करेगी कि क्या होने चाहिए। होम केयर सेवाओं की बात करें तो घर पर सेवाएं देखभाल करने वाली क्या घर पर देखभाल देने वाले संस्थान राज्य सरकार के पास पंजीकृत होने चाहिए। ऐसे संस्थान जो घर घर जाके बुजुर्गों की देखभाल करते हैं वो हमारे क्या रजिस्टर होने चाहिए, राज्य सरकार के पास रजिस्टर होने चाहिए। और उनके कर्मचारी प्रशिक्षित और प्रमाणित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? प्रशिक्षित और प्रमाणित या सर्टिफाइड होने चाहिए। स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर की बात करें तो सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कतारें मतलब सेपरेट क्यूज और आरक्षित बेड की सुविधा होनी चाहिए हर सरकारी और निजी अस्पताल में। पुलिस संरक्षण की बात करें, पुलिस प्रोटेक्शन की, तो प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी कम से कम एएसआई रैंक का जो नोडल अधिकारी बनेगा, एक अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाना पड़ेगा। प्रत्येक जिले में एक विशेष पुलिस यूनिट बनेगी। प्रत्येक जिले में एक विशेष पुलिस यूनिट बनेगी जिसका हेड कौन होगा? डीएसपी रैंक का अधिकारी होगा, मतलब डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक का अधिकारी होगा। बात करें अधिनियम की, अधिनियम में कुछ कमियां हैं। कमियों की बात करें, पहली कमी आती है कार्यान्वयन का अभाव, मतलब राज्यों में इस कानून को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। तो वृद्धाश्रमों की अपर्याप्तता, प्रत्येक जिले में एक वृद्धाश्रम का नियम कागजों तक ही सीमित है। केंद्र सरकार से इसके लिए किसी भी तरह का कोई वित्तीय सहयोग नहीं मिलता है, फंडिंग नहीं मिलती है। कानूनी प्रक्रिया में देरी की बात करें तो ट्रिब्यूनल के द्वारा 90 दिन या 30 दिन में निपटारे का नियम व्यावहारिक रूप से विफल रहता है, जिससे कि हमारे बुजुर्गों को कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटने पड़ते हैं। 30 दिन में तो आदेश देगा और 90 दिन में अपील कर सकते हैं, तो ये नियम हमारे कागजों तक ही सीमित है। फिर दंडात्मक प्रावधानों का कमजोर होने की बात करें तो माता पिता को बेसहारा छोड़ने जैसे गंभीर अपराध के लिए केवल 10,000 का जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल एक मजबूत निवारक या डेटरेंट के रूप में साबित नहीं होती है। तो जटिल न्यायिक प्रक्रिया की बात करें, न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू और अपील की प्रक्रिया बुजुर्गों के लिए काफी जटिल है। मतलब जुडिशियल रिव्यू और अपील की प्रक्रिया हमारे बुजुर्गों के लिए काफी जटिल है। बात करें योजनाओं में समन्वय की कमी, तो इस अधिनियम का अन्य पेंशन स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं के साथ कोई प्रभावी जुड़ाव नहीं है। हमारी ये जो अधिनियम है इसका अन्य जो पेंशन स्वास्थ्य कल्याणकारी योजना है इनके साथ कोई प्रभावकारी जुड़ाव नहीं। फिर मानसिक दुर्व्यवहार की इसके अंदर अनदेखी की जाती है। तो कानून है वित्तीय सहायता पर तो ज्यादा केंद्रित है, लेकिन बंद कमरों में होने वाले भावनात्मक और मानसिक दुर्व्यवहार मतलब इमोशनल अब्यूज इसको रोकने का कमजोर तंत्र प्रस्तुत करता है। फिर जागरूकता के पूर्ण अभाव की बात करें, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में बुजुर्गों को अपने इस कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी ही नहीं। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने वरिष्ठों के जो कल्याण का अधिनियम 2007 को काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।